Ignited Minds Tutorials recently released a video on consumer protection for Class 12 Commerce students studying organizational commerce. This informative tutorial aims to provide a comprehensive understanding of the topic, offering valuable insights and knowledge to students. Consumer protection is a crucial aspect of any economy, ensuring the rights and welfare of consumers remain safeguarded. This video delves into the various aspects of consumer protection, covering topics such as consumer rights, laws, and organizations aimed at protecting consumer interests. The tutorial begins by introducing the concept of consumer protection and its significance. It then proceeds to explain the rights of consumers, which include the right to safety, information, choice, and redressal. Various laws, such as the Consumer Protection Act, 2019, are discussed in detail, highlighting their provisions and objectives. Furthermore, the video sheds light on the role of organizations like the Consumer Protection Councils and Consumer Disputes Redressal Agencies in resolving consumer complaints and ensuring accountability from businesses. It emphasizes the importance of consumer awareness and education in promoting fair business practices and preventing deceptive practices. In conclusion, this video by Ignited Minds Tutorials serves as a knowledge-packed explanation of consumer protection for Class 12 Commerce students. It equips them with the necessary understanding and tools to navigate the consumer landscape and empowers them to make informed decisions while ensuring their rights are protected. ओके पीपल, वी विल टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज की तारीख में एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे झोल झपाटे हुए हैं कंज्यूमर को लेकर। ठीक है, कंज्यूमर से वादा कुछ किया जाता है और दिया कुछ और जाता है। ठीक है, इसीलिए आज की तारीख में आपके सारे गुड्स एंड सर्विसेज आर गवर्न बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, हमारे इंडिया में ये सिस्टम अभी भी वीक है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, स्पेशली यूएस एंड ऑल, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। आप कंज्यूमर को एक पैसे का उल्लू नहीं बना सकते भाई साहब। आपके ऊपर इतना बड़ा केस आ जाएगा ना कि आपकी कंपनी बंद पड़ जाएगी, उल्टा आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, हमारे देश में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के तहत 1984 के टाइम एक रात में एक गैस टरबाइन फैक्ट्री थी जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें से इतना बड़ा पॉइजनस गैस निकला कि रातों रात उस शहर में 5000 लोगों की मृत्यु हो गई और जो बचे रहे उनमें काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो गए। ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनके जो बच्चे पैदा हुए, दे वेर बेसिकली हैंडीकैप्ड। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अभी जो उस फैक्ट्री के ओनर थे, जो गैस टरबाइन का फैक्ट्री था, उसके जो ओनर थे वो अमेरिकन थे। ही इज़ राइट नाउ इन यूएस। एक्चुअली में उनको जेल होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा एक टरबाइन फैक्ट्री है, इतना बड़ा एक पॉइजनस लीकेज हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं रेक्टिफाई हुआ? सो अगर आप देखोगे हमारे देश में उतना ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। यूएस में अगर आप जाओगे ना, छोटे छोटे चीज़ों के भाई साहब केसेस बन जाएंगे। ठीक है, आपने पैकेज में लिखा नहीं है कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, और किसी चिल्ड्रन के साथ कोई अगर हादसा हो गया, आपके ऊपर केस बन जाएगा भाई साहब। आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ पैकेट में लिखा नहीं है कि कीप दिस अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, और किसी चिल्ड्रन ने उसका मतलब इस्तेमाल करने का चोट आ गई, कुछ हो गया, तो आपके ऊपर केस बन जाएगा और $1 मिलियन का केस बन जाएगा भाई साहब। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स विच हैपन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे यहाँ पे गारंटी करता है कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप किसी से वापर रहे होंगे, अगर उसने आपको कोई फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया रहेगा तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। लेकिन ये सब केसेस हमारे यहाँ पे बहुत धीरे सुस्ते रूप से चलते हैं। हालांकि लॉ में प्रोविजंस हैं, लेकिन बड़े धीरे सुस्ते रूप से चलते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत आप केसेस फाइल कर सकते हैं और इन केसेस पे भाई साहब आपके आपको प्रूव करना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, सो वेटेज ऑफ द चैप्टर, ये तो हो गया आपका वेटेज ऑफ द चैप्टर, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। ओके, द वर्ड कंज्यूमर्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमरे
विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक। हमेशा मैंने देखा है भाई साहब आपके ओसी में ना ऐसे सवाल आते ही हैं, ठीक है, वेयर इज दिस वर्ड डिराइव फ्रॉम, हालांकि इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, लेकिन कहाँ से आ रहा है ये वर्ड, ठीक है। सो इट्स कमिंग फ्रॉम कंज्यूमर, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स टू ईट एंड ड्रिंक। सो मतलब जो पियक्कड़ इंसान होता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमरे, ठीक है, मतलब मस्त में रहने का, खाना खाते पीते रहने का, ठीक है। तो इससे कंज्यूमर वर्ड डिराइव है, कंजम्पशन, ठीक है, जो कंजम्पशन करे वो हो गया कंज्यूमर। द कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू अ मार्केट। तो मतलब नेचर से जो भी उसको मिल रहा है एक मार्केट के माध्यम से वो सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको मिलते हैं, तो दैट पर्सन इज नोन एज अ कंज्यूमर, ठीक है। ओके, अ कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड और हायर्स एनी सर्विस for a consideration which has been paid or promised or partly promised or under any system of deferred payment। तो मतलब एक इंसान को कुछ गुड्स या सर्विसेज मिले हैं, या तो उसने पूरा पेमेंट कर दिया है या तो पार्ट पेमेंट में कर रहा है। जैसे आपने एक होम लिया है, होम लोन पे लिया है, तो आप होम के मालिक ज़रूर हैं, लेकिन आपको किस्तों में लोन का रीपेमेंट करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट। या आप उस होम को पूरा परचेज आउट भी, अगर आपके पास पैसा है तो पूरा एक झटके में उस होम को भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप होम लोन लेकर उस होम में रह सकते हैं, तो दैट इज बेसिकली डिफर्ड पेमेंट। जैसे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट होता है, दैट इज व्हाट डिफर्ड पेमेंट जो है, आप हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते रहते हैं, तो दैट इज बेसिकली अ डिफर्ड पेमेंट ओनली, है ना, ठीक है। सो अ कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड और हायर्स any service for a consideration which has been paid or promised or partly promised, ठीक है, और under any system of deferred payment मतलब किस्तों में आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके। नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इन सब रीजंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है। नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, अगर भाई साहब कंज्यूमर पार्टिसिपेट करें, ठीक है, कंज्यूमर, देखो कोई इंसान पार्टिसिपेट कब करेगा, जब उसकी कोई अहमियत हो, है ना, जब आप उसको इंपॉर्टेंस दें। जब आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो क्या पार्टिसिपेट करेगा? आरबी, ठीक है। जैसे अगर आपने समझो वोटिंग कराया और फिर आपने सारे वोट कैंसिल कर दिए, तो वोटर्स फिर से वोट करने आएंगे क्या? नहीं आएंगे भाई साहब, कोई अहमियत ही नहीं दी ना आपने, ठीक है। तो आप द कंज्यूमर हैज टू बी मेड टू फील इम्पॉर्टेंट। तो अगर कंज्यूमर को पार्टिसिपेट कराना है तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेशराइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेक मेजर्स टू इंश्योर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो किसी प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होना चाहिए, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किसी प्रोडक्ट का डिलीवरी कितने टाइम पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत आप एक प्रोडक्शन यूनिट से एक एक्सपेक्टेशन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स, तो आपका कंज्यूमर जो है तो इससे पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे अगर आपके स्कूल में आप जाते हैं पढ़ाई करने, अगर कोई एग्जामिनेशन का कार्यक्रम ना रखा जाए, आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, है ना, कोई भी नहीं पढ़ेगा भाई साहब, ठीक है, मतलब ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं और भी नहीं पढ़ेंगे फिर तो मतलब अगर ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, मतलब आपका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है ना भाई साहब, आप जा रहे हैं, हाँ ठीक है, क्या पढ़ाएगा, ठीक है चले आए, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बन रहा है, ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बन रहा है कि उस पढ़ाई को आके घर पे भी करना है क्योंकि कल को एग्जाम है, ठीक है, उसको पास भी होना है, ये कोई प्रेशर आपके ऊपर बन नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका पढ़े लिखे होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर आपको गुड्स की क्वालिटी बढ़ानी है, गुड्स का सर्विस डिलीवरी बढ़ाना है, अगर गुड्स का भाई साहब आपका सारी चीज़ों को अगर आपका एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक करना है, तो प्रोडक्शन यूनिट पे प्रेशराइजेशन डालना पड़ेगा। प्रोडक्शन यूनिट पे प्रेशर हम तभी डाल सकते हैं जब आपका प्रॉपर फोरम हो, कंज्यूमर यूनिट हो भाई साहब, मतलब आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, आपको कोई उल्लू बना नहीं सकता, ठीक है, ओके। Lack of information. Today's markets are full of domestic as well as imported products. ठीक है? Therefore, consumers find it difficult to get reliable and correct information about the products before purchase. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इस चीज़ का ये होगा कि आप चले जाओ भाई साहब किसी मोबाइल शॉप में, और अगर आपको भाई साहब उसने 15 मोबाइल दिखा देगा, 50 फीचर बता देगा,
आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे भाई साहब, क्या करना है, क्या माइंड में मैं लेकर आया था, पता नहीं इसने क्या दिखा दिया। हो सकता है आप कंफ्यूज होकर लौटे, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में ऑप्शंस इतने हैं, हर चीज़ में डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट से इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू मेक अ वैल्यूएबल एंड रियल चॉइस विच सूट्स हिज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, therefore consumers find it difficult to get reliable and correct information about the products before purchase. Spurious goods, the use of duplicate products cause harm to the consumers. Duplicate झोल झाल प्रोडक्ट भाई साहब, ठीक है, जितने भी आपके जाने माने ब्रांड है, आपको भी मालूम है सबका डुप्लीकेट बिकता है ना। आइडियाज का डुप्लीकेट, फर्स्ट कॉपी, क्या बोलते हैं आप उसको। एक रेबैन का भाई साहब, अगर प्रॉपर रेबैन का सनग्लासेस लेंगे, नहीं करके 8-10 हज़ार का आएगा। ऐसे कितने ही कंपनीज हैं जो रेबैन के भाई साहब फर्स्ट कॉपीज़ बनाते हैं, सिर्फ लिखा रहता है उसमें रेबैन, एक्चुअली रेबैन का होता नहीं है। ठीक है, सो मतलब जितने भी आपके कॉस्टली चीज़ें होती हैं, रोलेक्स के वॉचेस, इनके भाई साहब आपके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं। आइडियास, नाइकी के शूज़ के डुप्लीकेट्स हैं भाई साहब, ठीक है, 200-300 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा मार्केट भरा पड़ा हुआ है भाई साहब, ठीक है, मार्केट आपका भरा पड़ा हुआ है, कौन इसकी गारंटी लेगा। ठीक है, द यूज ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स कॉज हार्म टू द कंज्यूमर, देयरफॉर इट इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम सच प्रोडक्ट्स बाय कंप्लाइंग विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपका मेंटेन रहे, इसीलिए आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, सेलर्स एज वेल एज ट्रेडर्स हैव देयर ओन एसोसिएशंस। तो जो भी सेलिंग करते हैं और ट्रेडर, हर एक देखो ट्रेडर का एक यूनियन होता है ना। जैसे हार्डवेयर लोगों का एक यूनियन होगा, फिर भाई साहब जो मतलब जितने भी गारमेंट्स वालों का एक यूनियन होगा, ठीक है, जेरोक्स जो लोग करते हैं उनका एक यूनियन होगा, ऐसे सबके यूनियंस होते हैं। रिक्शा चालक वालों का भी एक यूनियन है, यू ऑल नो दैट। ठीक है, सो इनके सबके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, सेलर्स एज वेल एज ट्रेडर्स हैव देयर ओन एसोसिएशंस, हाउएवर कंज्यूमर का कोई यूनियन नहीं है। समझ में आ रही है? ठीक है, इनका तो यूनियन है। यूनियन मतलब कल को कुछ भी हो गया पूरी फौज इकट्ठा हो जाएगी, है ना। कल को भाई साहब समझ लो गवर्नमेंट ने कोई फरमान निकाला कि भाई अगर आपने अभी तो सब सीएनजी पे चल रहे हैं, अगर मतलब सीएनजी नहीं, अभी से आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही चलेंगे, तो क्या होगा। मतलब अगर ऐसा फरमान निकाल दिया कि जो स्कूटर्स हैं, मतलब ये जो आपके ऑटो रिक्शाज हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक वाले ही होंगे, सीएनजी भी हम नहीं देंगे, मतलब सीएनजी वाले अलाउ नहीं होंगे, तो क्या होगा, अफला तफली मचेगी भाई साहब। तो गवर्नमेंट को भी मालूम है भाई साहब, पूरी एसोसिएशन इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ करने से पहले सोचेंगे लोग। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर का कोई यूनियन नहीं होता है। आप एक कंज्यूमर हैं, आप एक रिक्शे पे बैठ रहे हैं, कल को रिक्शा नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको होगा, लेकिन आपकी तकलीफ बाद में देखी जाएगी, पहले इन यूनियंस को निपटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो कंज्यूमर का कोई यूनियन नहीं होता है। हालांकि जो भी डिसीजंस होते हैं उसका मेजर इम्पैक्ट कंज्यूमर पे आता है। कल को अगर गवर्नमेंट ने एक कोई ऐसा स्कीम निकाला या कोई ऐसा रूल निकाल दिया अचानक भयानक में कि भाई साहब ऑटो रिक्शे वाले जो है वो सीएनजी पे नहीं चला सकते, वो इलेक्ट्रिक पे ही चलाएंगे, ठीक है, तो रिक्शे वालों ने स्ट्राइक कर दिया, धरना दे दिया, हड़ताल कर रहे हैं, मतलब चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, लेकिन जो आम इंसान है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ये भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, लेकिन इनका कम से कम एसोसिएशन है। ये बेचारा जा रहा था ऑफिस तक रोज, अभी इसको वैसा चल के जाना पड़ेगा, तो लेकिन इसका कौन सुनेगा, इसका कोई यूनियन नहीं है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स का कोई यूनियन नहीं है, दे आर वाइडली स्कैटर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऐसे मतलब अलग अलग समाज के वर्गों में, अलग अलग रीजन्स में ऐसे बटे हुए हैं, इनका कोई यूनियन नहीं है, कंज्यूमर्स का कोई यूनियन नहीं है। ठीक है, तो एक अनऑर्गेनाइज्ड है। अ सिंगल कंज्यूमर कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द पावरफुल एंड यूनाइटेड सेलर्स। अगर भाई साहब सेलर्स ने कुछ गड़बड़ किया भी, समझ लो भाई साहब, अभी जैसे आप यहाँ से काम क्या कहते हैं मानसरोवर स्टेशन जाते हैं, रिक्शे में आपको 15 रुपये लगता है, कल को अचानक ने रिक्शा यूनियन ने भाई साहब बोल दिया 50 रुपये लगेंगे, क्या ही कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे। ठीक है, विल यू बी एबल टू डू समथिंग मच? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, क्योंकि उनका यूनियन है, आपका क्या है, आप क्या कर लेंगे। ठीक है, या तो चल के जाइए या तो बस पकड़िए, यही ऑप्शंस बचेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये एक सिंगल कंज्यूमर भाई साहब एक बड़े एसोसिएशन के साथ फाइट नहीं कर सकता। ठीक है, ऑब्वियसली वो अकेला है। Thus it becomes easy for sellers to exploit the consumers। इसीलिए सेलर्स के लिए भाई साहब कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करना ईजी हो जाता है, इट बिकम्स ईजियर, बिकॉज अकेले हैं भाई साहब, ये गुटों में नहीं है, ये भाई साहब इनका कोई संगठन नहीं है, इसीलिए एक्सप्लॉइट करना ईजी हो जाता है।
आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, some businessmen give false and misleading information about the quality, safety and utility of their products, ठीक है। कितनी ही बार आपने देखा होगा कि किसी कोचिंग क्लास से इतने सारे टॉपर्स कैसे निकल रहे हैं, कभी सोचा है इस बारे में? कैसे निकल रहे हैं? जैसे आपका तो मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे समझ लो आईएएस एक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बहुत ही टफ एग्जामिनेशन होता है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है। आप देखेंगे किसी कोचिंग सेंटर से भाई साहब 30 लोग 40 लोग, 1000 सीट्स हैं उसकी, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ 1000 सीट्स हैं, और कम से कम भाई साहब नहीं करके 20-30 लोग, लाख लोग देते होंगे वो एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन के बाद होता है, उसमें से सिर्फ 1000 लोग सिलेक्ट होंगे, और कोचिंग वाले दिखा रहे हैं बस अब 30 लोग सिलेक्ट हो गए, 40 लोग सिलेक्ट हो गए हमारे कोचिंग सेंटर से। कैसे नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे होता होगा समझे आप, इक्वेशन समझिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आईएएस की तैयारी होती है, आईएएस में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, एक प्रीलिम्स होता है, उसके बाद भाई साहब आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, उस पर अपन नहीं जा रहे हैं, लेकिन समझो जैसे राहुल मात्रे आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, अभी उसने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया है, ठीक है, अभी वो समझ लो पेपर दे रहा है, मेंस देगा वो, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो अभी मेंस देगा वो। अभी राहुल मात्रे के पास ऑप्शन है, क्योंकि ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स होंगे ये मेंस के पेपर कंडक्ट कराएंगे, है ना, तो राहुल मात्रे किसी कोचिंग सेंटर में जाकर बोल सकता है कि मुझे सिर्फ पेपर देना है, कितना फीस होगा, इन लोग बोलेंगे भाई साहब 500-600, कैसा भी है, हो सकता है पूरे साल की फीस 1 लाख हो, लेकिन मात्रे साहब जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ पेपर देने के लिए, 4 पेपर देंगे, वो 500 रुपये देकर अपना पेपर चेक करवा लेंगे, जो मार्क्स मिलेगा उनको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो, राहुल मात्रे इज़ अ गुड स्टूडेंट, लेट्स से वो जब आईएएस देने गए तो ही क्रैक्ड द मेंस एज वेल, नाउ ही हैज़ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। ऐसे इंटरव्यू के राउंड्स भी होते हैं इन सब कोचिंग सेंटर में। तो राहुल मात्रे प्रैक्टिस के लिए गया किसी कोचिंग सेंटर में, बोलता है कि मुझे ना ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ भी देने हैं। तो मॉक इंटरव्यू सेशंस में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको फीडबैक दिया जाता है कि कैसे अपने आप को कैरी करना है, कैसे जवाब देना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो अभी राहुल मात्रे लेट्स से अपने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में वो भी क्रैक कर देता है। अभी ये जो 2 कोचिंग सेंटर्स में राहुल मात्रे गया, क्या इन्होंने इसके जीवन में एक्चुअली में कुछ काम किया? सोचिए, एक बंदा 2 साल 3 साल से एक कोचिंग क्लास में पढ़ रहा है, 1.5-2 लाख की फ़ीस दे रहा है भाई साहब, ठीक है, 2-3 लाख फ़ीस दे चुका है, और राहुल मात्रे ने सिर्फ 500 या 1000 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब 2-3 हज़ार रुपये में एक मॉक इंटरव्यू दिया और कुछ पेपर्स उसने दिए। सो इजी अ स्टूडेंट ऑफ दीज क्लासेस? इजी? नो, बट व्हेन ही क्रैक्स द एग्जामिनेशन, these classes will show it to the people that he was a student here, ऐसा दिखा देंगे। तो ये क्या हो गया? एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो गया। he has just gone there for writing a maybe a paper to see कि भाई मैं अपने आप को जज करने के लिए, वहाँ से पढ़ा नहीं है वो, लेकिन ऐसा दिखा दिया। और भी बेचारा झोल बताता हूँ कैसा होता है। कुछ जैसे आपके होते हैं DPPs होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं। ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में क्या होता है, आप कोचिंग सेंटर में नहीं जाते हैं, आपके घर तक स्टडी मटेरियल पहुंच जाता है। तो स्टडी मटेरियल क्या है? वो तो बुक खरीद के भी हो सकता है। स्टडी मटेरियल आप करते रहेंगे और आपने समझ लो एग्जामिनेशन क्रैक कर दिया, बस ये स्टूडेंट हो गए हमारे, ये देखो इन्होंने क्रैक कर दिया, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गॉन। जहाँ पे भाई साहब लोग कोचिंग अपना स्टडी मटेरियल के शायद 3-4 हज़ार रुपये दिया होगा, और इधर एक बंदा रोज़ कोचिंग में जाकर 1.5-2 लाख रुपये की फ़ीस भर रहा है, ठीक है, वो क्रैक नहीं कर पाया, इसने क्रैक कर दिया, तो ये स्टूडेंट हो गया। सो अंडरस्टैंड, इतने बड़े बल्क क्वांटिटी में आपका मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंच रहा है। आप अगर एक पोस्टर में या पैम्पलेट में या भाई साहब किसी भी चीज़ में एक 40 लोगों का सिलेक्शन दिखा देंगे, पब्लिक पागल हो जाएगी भाई साहब। 40 लोग एक कोचिंग सेंटर से सिलेक्ट हुए, भीड़ लग जाएगी। समझ में आ रहा है? ये गेम समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रहा है। दिस इज बेसिकली अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज रीचिंग यू। और ज़्यादा करके बड़े कोचिंग क्लासेस का यही है। दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट, ठीक है, दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट। मतलब करोड़ों की भाई साहब धंधा है ये, और करोड़ों का धंधा ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, देखा दिखाई। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना भाई साहब, आप उसको उपभोग करते हैं, है ना, समझ में आ रही है। लेट्स से इफ़ यू हैव बॉट समथिंग, गारमेंट हो गया, शूज़ हो गए, उस पर आपका एक इंप्रेशन बनता है। अगली बार आपको अगर अच्छा लगा तो अगली बार वो खरीदेंगे,
नहीं तो नहीं खरीदेंगे, बात खत्म हो गई भाई साहब। लेकिन यहाँ पे आप कैसे जजमेंट करोगे? कोचिंग क्लासेस में आप कैसे जजमेंट करोगे भाई साहब? ठीक है, पार्लर जा रहे हो आप, उसका जजमेंट कैसे करोगे भाई साहब? आपको दूसरे से फीडबैक लेकर ही भाई साहब उसका जजमेंट करना पड़ेगा, है ना, क्लियर है? और दूसरे से फीडबैक को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, दूसरे से फीडबैक को इस तरह से भाई साहब यू नो। और होता भी कुछ ऐसा है कि समझ लो आप गए भी, अरे चलो यार आज एक मॉक क्लास अटेंड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेमो क्लास। डेमो क्लास में लोग बेस्ट प्रोफेसर्स को रखेंगे, 4-5 लेक्चर उनसे दिलवाएंगे, उनको मोटा पैसा थमा देंगे, और बच्चे भी भाई साहब इंप्रेस हो गए, ओह वाह क्या पढ़ाते हैं भाई साहब। उसके बाद उनको आप नहीं देख पाएंगे, 1 महीने तक वो रहेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे, वो अपनी पगार लेके भाई साहब कट लेंगे, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर बिकॉज दे कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द कोचिंग क्लासेस, इतने हाई पगार पे रहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ 1-2 लेक्चर कंडक्ट करेंगे, उससे लोग तो ये क्या हो रहा है, ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। ऐसे सारी चीज़ों में आप तक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ही पहुंचेगी, क्योंकि इसको आप उपभोग नहीं कर सकते, इसको आपको दूसरे से फीडबैक मिलेगा, तब भी आप इसको जाकर बेसिकली उसका चॉइस, हाउ आर यू डिटर्मिनिंग वेदर इट इज गुड टू गो हियर और नॉट, बाय द अमाउंट ऑफ फीडबैक दैट यू आर गेटिंग और मे बी द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू आर सीइंग, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। Some businessmen give false and misleading information about the quality, safety and utility of their products. Misleading information देते हैं, बस ओ क्या चीज़ बनाया ये है वो। आप देखोगे डेटॉल के ऐड में, मैंने आपको उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, 100% कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, वो जो साफ हो रहा है ना, उसमें 2-3 कीटाणु आपको दिखेंगे, काला काला स्पॉट दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब 99% बोलेंगे, कोई भी 100% क्लेम कर ही नहीं सकता भाई साहब, कुछ ना कुछ तो आपका रह ही जाएगा। जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं ना भाई साहब, वो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की ताकत नहीं होगी, ठीक है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की ताकत नहीं होगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं, इनका बायो स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो कोई भी ये दावा कर ही नहीं सकता है कि मेरा जो एंटीसेप्टिक है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगा। येस, इट माइट किल 90, 95, 98, 99, यू दावे के साथ आप नहीं कह सकते कि 100% मर जाएगा। 100% मर गया होता तो भाई साहब कोरोना थोड़ी ना जिंदा होता, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। नो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैन क्लेम दैट दे कैन किल 100% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं, और इसको जैसे इसीलिए भाई साहब अगर आपने कभी बता भी दिया कि 100% मर जाएंगे, आप पहले मरेंगे भाई साहब, कंपनी को पहले उड़ा देगी गवर्नमेंट, क्योंकि आपके ऊपर कंज्यूमर राइट का केस बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ऐसे क्लेम्स, फॉल्स क्लेम्स आप नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, कंज्यूमर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। मैल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन, हर बिजनेस में छोटे मोटे तौर पे झोल होता है, ठीक है, हर बिजनेस में होता है, ठीक है। एक छोटा सा झोल आपको बताता हूँ, ठीक है। रियल एस्टेट, आज मैं भाई साहब 15 साल से कामोटे में हूँ, पता नहीं कब से सुन रहा हूँ एयरपोर्ट आ रहा है भाई साहब, और इस एयरपोर्ट आने के चक्कर में प्राइसेस धनाधन बढ़े हैं। मैं जब यहाँ पे आया था, मैंने एक 2 BHK लिया था, कितने प्राइस में लिया रहेगा? 9 लाख में एक 2 BHK लिया था, जिसको मैंने सेल ऑफ किया, ठीक है, बाद में 9 लाख में एक 2 BHK। आप आज की तारीख में आपको 1 RK भी नहीं मिलेगा, आधा RK भी नहीं मिलेगा, शायद लिफ्ट के बाहर जो लॉबी है उसमें रहने को मिल जाए, ऐसा है ना। यू विल नॉट गेट दिस, राइट। हाउ डू यू थिंक दिस एंटायर प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हैज हैपेंड? इट हैज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस रियल एस्टेट पीपल हु हैव ओवरवेलमिंगली इसका प्राइस बढ़ाया। अरे यार, कल ही तो भाई साहब एयरपोर्ट बन रहा है, परसों भाई साहब प्लेन लैंडिंग होगी, बस लाइफ सेट, ठीक है। तो ऐसा चला आ रहा है ना भाई साहब, इसको हाइप किया गया है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट पैरेलली नहीं हुआ है, डेफिनेटली डेवलपमेंट हुआ है, स्कूल्स आए हैं, बैंक्स आए हैं, रोड्स आए हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ है, हॉस्पिटल्स डेवलप हुए हैं। एक ही हॉस्पिटल था भाई साहब, डॉक्टर्स मिलते ही नहीं थे, आज की तारीख में जिधर देखो उधर ही हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए हैं। यस, डेफिनेटली ये सब डेवलप हुआ है, जिसके वजह से प्राइस बढ़ेगा, लेकिन वो जो एक हाइप है वो अभी तक क्रिएटेड है, 15 साल से वो हाइप चला आ रहा है कि भाई, तो क्या ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है? इज इट अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन? यस इट इज, कि भाई एयरपोर्ट आ रहा है, कहाँ 15 साल तक तो एयरपोर्ट नहीं है, हाँ बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं। सो इज इट अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दैट रियल एस्टेट पीपल हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक अ हाइप ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? यस, इट इज़ अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं दिया है कि भाई साहब हम कब काम चालू कर रहे हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि अरे 1 महीना बस अभी चालू होने वाला है, आपका जो बिल्डिंग बन रहा है उसके ऊपर हेलीपैड बनेगा, वहाँ पे हेलीकॉप्टर से लोग उतरेंगे,
ठीक है। इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस भाई साहब बिजनेस में होती हैं। Some businessmen exploit consumers through fraudulent, unethical and monopolistic trade practices with a view to earn more profit। तो fraudulent मतलब समझ रहे हैं, फ्रॉड करके, अनएथिकल जो बिजनेस सेंस में भाई साहब एथिकल नहीं है, ठीक है। एथिक्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब अगर मैं एथिक्स पढ़ाने बैठेंगे तो भाई साहब पूरा साल निकल जाएगा। एथिक्स एक ऐसा चीज़ है, सही और गलत का चुनाव करना, इसको बोलते हैं हम एथिक्स, ठीक है। तो कहीं कहीं पे जो चीज़ें सही होती हैं वो कहीं कहीं पे गलत हो जाती है, कहीं कहीं पे जो गलत है वैसे वो सही हो जाती है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। लेकिन आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है वो सही होना चाहिए, ठीक है। आप सब ने महाभारत थोड़ी बहुत सुनी रहेगी, राइट? ओके, देखिए इन्फॉर्मेशन जो पहुंचती है आप तक वो कैसे मतलब आपको मैनिपुलेट करती है, ठीक है। तो महाभारत में एक सीन है जहाँ पे द्रोणाचार्य का नाम सुना है आपने, राइट? कि उन्होंने पांडवों को शिक्षा दी थी और कौरवों को भी शिक्षा दी थी। और महाभारत जब हो रहा था तो कौरवों के लिए द्रोणाचार्य लड़ रहे थे, और द्रोणाचार्य इतने मतलब अभी इनसे सबने सीखा है तो इनको कौन ही हराएगा, इनको कोई हरा ही नहीं पा रहा है, और ये धनाधन मतलब ख़त्म कर रहे हैं, पांडवों की पूरी सेना को ख़त्म कर रहे हैं, इनको रोक ही नहीं पा रहा है कोई, ठीक है। ना अर्जुन रोक पा रहा है, ना युधिष्ठिर, ना। तो लास्ट में भाई साहब कृष्ण एक पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने बोला कि भाई इसको ऐसे नहीं हरा सकते, कोई चाल चलनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सो द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, ठीक है। और अश्वत्थामा मतलब मरने वाला नहीं है, अश्वत्थामा अमर है। ये कुछ और रीज़न है, वी विल नॉट गेट इनटू इट। लेकिन कृष्ण ने बोला कि इनको ना एक इमोशनल झटका मिलना चाहिए, ठीक है। ये अपने पुत्र को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम अश्वत्थामा को मार नहीं सकते क्योंकि वो अमर है, कुछ वरदान है उसको, लेकिन ये अफवाह तो फैला सकते हैं ना कि वो मर गया है। और युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, इनको धर्मराज बोला गया है, ठीक है। तो एक हाथी था अश्वत्थामा जिसको मार दिया गया, कौरवों की सेना में कोई हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, उसको मार दिया गया, ठीक है। तो सबने अफवाह फैला दी, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, और ये अफवाह द्रोणाचार्य तक गई। द्रोणाचार्य लड़ रहे थे, अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोणाचार्य बोले नहीं, सब बोल रहे हैं, भीम भी बोल रहा है, वैसे अर्जुन भी बोल रहा है, हाँ मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, सब लोग बोले। तो उन्होंने बोला मैं तुम में से किसी को विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन युधिष्ठिर को विश्वास करता हूँ क्योंकि धर्मराज है, ये झूठ नहीं बोलेगा। तो युधिष्ठिर तुम बताओ क्या अश्वत्थामा वाकई में मर गया है? इधर कृष्ण ने बोला कि बहुत लॉजिकली तुम्हें जवाब देना है, ठीक है। तो युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन उसके बाद बोला इंसान नहीं, गज, गज मतलब हाथी। अश्वत्थामा जो मरा है, अश्वत्थामा मर गया है लेकिन इंसान नहीं गज। लेकिन ये जैसे ये दूसरा वाला सेकंड सेंटेंस था, उसमें कृष्ण ने इतनी जोर से शंख बजा दिया कि वो सुनाई नहीं दिया। समझ में आ रहा है ये? तो इस अश्वत्थामा मर गया है इतना ही सुनाई दिया, जो मरा है वो इंसान नहीं है, वो एक हाथी है, ये पार्ट सुनाई नहीं दिया। कृष्ण ने बहुत जोर से शंख बजा दिया। अभी ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही द्रोणाचार्य को पहुंचता है, ही कोलैप्सेस, मतलब छोड़ देते हैं सब कुछ और फिर हार जाते हैं, ठीक है। सो आप सोचिए कि एक अनडिफीटेबल इंसान को भी एक मिस इन्फॉर्मेशन से आपने भाई साहब डिफीट कर दिया। इसीलिए आज की तारीख में बहुत लोग बोलते हैं अरे क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, लेकिन क्या इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हो रहा है? इसके लिए आपको बड़े तटस्थ रूप से मतलब शांत रूप से आपको सोचना है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है वो वाकई में सही है या नहीं। भीड़ जो कर रही है क्या वो वाकई में सही है, इस चीज़ को आपको देखना है। क्योंकि जो भी चीज़ आप तक पहुंच रही है एज एन इन्फॉर्मेशन, उसके पीछे राज क्या है, कुछ और इंटेंशन हो सकता है क्या, ये सब चीज़ें आपको बहुत डीपली सोचनी है। और आपके लिए ना चैलेंज बढ़ता जाएगा। हमारे लिए उतना चैलेंज नहीं है, हमारा भाई साहब 2/3 ज़िंदगी जा चुका है ना। वी आर डन विद 2/3 ऑफ आवर लाइफ्स, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1/3। आपके लिए बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, और आपके लिए ये AI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इतना भाई साहब बढ़ता रहेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा
कि आपका अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत सही नहीं है तो आप फंसेंगे। आपका बहुत एक्यूट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। अफवाहों पे ना बिलीव करना, रूमर्स पे इंस्टिगेट होकर कोई काम ना करना, अपने आप में बड़े कूल एंड काम माइंड से हर चीज़ को डिसाइड करके फिर करना, भीड़ के साथ मत चलना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अंदरूनी आनी चाहिए। ये बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि आप जैसा जैसा आपका डेवलपमेंट होता रहेगा ना, मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी डेवलप होती रहेंगी उतना ही आपके लिए एक तरफा चैलेंज भी बनता रहेगा। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रहा है ये वाकई में सही है या बीच में कोई शंकनाद हुआ है जिसके वजह से बाकी का इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, और 100% मैं बोल रहा हूँ आज की तारीख में, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जितने भी जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रहा है, 80% ऑफ द केसेस बीच में एक शंकनाद हो जाता है जो बाकी का इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचने देता। ठीक है, सो ट्राई एंड बी अ लिटिल अलर्ट अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, डोंट बी विद द क्राउड। आप थोड़ा सा जजमेंटल होइए, आप थोड़ा सा रैशनल डिसीजन मेक कीजिए। आपको अगर भाई साहब एक टू व्हीलर चलाते हुए मालूम है कि जब मैं लेफ्ट मुड़ूंगा तो मुझे इंडिकेटर देना है, ठीक है, मुझे कितने स्पीड पे कहाँ चलाना है, इतना डिसीजन अगर आप ले सकते हैं तो ये सब बड़े बड़े डिसीजन भी आप ये अफवाहों पे बिलीव ना करके भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या तो यहाँ पे आपके अनएथिकल एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस विद अ व्यू टू अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन आपको पहुंचते हैं, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया वाले तो करते ही हैं, प्लस ऐसे इंफॉर्मेशन आपको पहुंचते हैं। दीज इंफॉर्मेशन बेसिकली रीच यू एंड दे कैन क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, दे गिव डिफेक्टिव और लो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब लो क्वालिटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। Certain measures are required to protect the consumers against such malpractices. Malpractices मतलब झोल, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आप मतलब अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए जबरन कर रहे हो। ठीक है, आपका क्वालिटी उतना हाई लेवल का नहीं है लेकिन आप झोल झपाटा करके ये प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, सो दीज आर मैल प्रैक्टिसेस। इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स इज द मेन कॉज ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी भाई साहब आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, अभी मतलब कितना ही नॉलेज आप बटोर लोगे, अपने रोज के ज़िंदगी में इतना काम काज है। आप समझिए कि समझ लो राहुल माते इज़ वर्किंग समवेयर और ही हैज़ अ बिजनेस, ही इज़ बिजी द एंटायर डे। नाउ लेट्स सी ही हैज़ टू परचेज अ होम। ठीक है, क्या उसके पास टाइम है भाई साहब गाड़ी लेके ढूंढता रहे? नहीं, राइट। सो व्हाट ही विल डू इज ही विल अप्रोच अ रियल एस्टेट ब्रोकर। रियल एस्टेट ब्रोकर को जैसे ही वो अप्रोच करेगा, रियल एस्टेट ब्रोकर अपने ही झोल झपाटे सुनाएगा, फ्लैट देखो भाई साहब, ये है वो है दुनिया भर का। ठीक है, जब तक राहुल माते उस फ्लैट में रहने नहीं आएगा तब तक उसको मालूम भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से लीकेज है, कहाँ कहाँ से क्रैक है, कहाँ कहाँ से भाई साहब रिपेयरिंग की ज़रूरत है। ये सब तमाम चीज़ें उसको मालूम नहीं चलेंगी। एक बड़ा ही फैंसी सा पिक्चर उसके सामने रखा जाएगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो मतलब एकदम चकाचक करके उसको फ्लैट को दिया जाएगा। हो सकता है अंदर ही अंदर भाई साहब सब लीकेज चल रहा है भाई साहब, या कुछ बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, क्रैक्स हैं, ठीक है, नल ठीक से काम नहीं करता है, या भाई साहब मतलब सर्किट्स में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बट ही डजंट नो अबाउट इट। ठीक है, और ना ही उसके पास टाइम है। ठीक है, सो इग्नोरेंस हमारे लिए एक बहुत मतलब ये होगा ही। कोई भी कस्टमर यार वो अपने डोमेन में काम करता रहेगा। अभी समझ लो भाई साहब राहुल माते का अगर कोई हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग शॉप है, उसके पास भाई साहब तुम पूछोगे पाइप के बारे में तो बता देगा, सीमेंट के बारे में पूछोगे तो बता देगा, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में, जिन सब चीज़ों को वो खरीद रहा है, हो सकता है उसको नॉलेज ना हो। वो अपने बच्चे को लेट्स से स्कूल में एडमिशन दिला रहा है, अभी स्कूल का करिकुलम उसको कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, क्या सीबीएसई, क्या स्टेट बोर्ड, ये सब उसको कुछ मालूम नहीं है। हाँ, इतने बच्चे जा रहे हैं उस स्कूल में, चलो भाई साहब इसको भी डाल देते हैं, ऐसे ही वो डिसीजन लेगा, है ना। ही इज मे बी इग्नोरेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे अगर आप इग्नोरिंग होते हैं तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इफ़ यू आर इग्नोरेंट अबाउट थिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर फोरम ज़रूरत है, इसीलिए कंज्यूमर एसोसिएशन ज़रूरत है। अभी हम घर घर जाकर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लोगों को कम से कम इतना रियलाइज करवा सकते हैं कि आपके साथ अगर धोखाधड़ी होती है, आपके साथ अगर छल कपट होता है किसी गुड्स या सर्विसेज को लेकर, तो आप बाकायदा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू। आपने अक्सर सुना रहेगा जागो ग्राहक जागो। ये जागो ग्राहक जागो मतलब क्या है? व्हाट इज दिस स्लोगन ऑल अबाउट? This slogan is basically making you aware of the Consumer Protection Act. That is all about it.
ठीक है, आपको जागृत किया जा रहा है कि आपका भी एक राइट है। क्लियर है पीपल? अब ओके, Indian consumers are mostly ignorant about their rights, market conditions, price levels, product details, etc. Therefore, a system is required to protect them. Trusteeship, ठीक है? According to Gandhian philosophy, businessmen are trustees of the social wealth. तो भाई साहब गांधी जी ने बोला था कि बिजनेसमैन क्या है? ट्रस्टीज, ट्रस्ट की तरह काम करेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट डिपेंड्स अपॉन देम। ठीक है, पूरे समाज का जो ट्रस्ट है रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रिगार्डिंग इनकम, ये सारा जो है तो बिजनेसमैन के ऊपर है, गुड्स एंड सर्विसेज एवरीथिंग। ओके, सो देयरफॉर दे शुड ऑलवेज यूज दिस वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। तो लोगों के बेनिफिट के लिए ही ये वेल्थ यूज होना चाहिए, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। However, in reality, they focus on their own benefit, and hence consumers need to be protected from exploitation by business firms. ठीक है, rights of the consumers, consumer rights protect consumers from being cheated by salesmen, manufacturer and shopkeeper. ठीक है, हर लेवल पे चीटिंग हो सकती है। जो सेल्समैन है वो भी चीट कर सकता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो भी भाई साहब चीटिंग कर सकता है इंफीरियर गुड्स देकर, और भाई साहब जो आपका जिस दुकान से आप सामान ले रहे हैं वो भी भाई साहब चीट कर सकता है। चीटिंग कैन हैपन एट एनी लेवल। दीज राइट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डे टू डे लाइफ। आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपको ये अधिकार सुसम्पन्न तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यू हैव बीन बेस्टोर्ड विद दीज थिंग्स। द फॉलोइंग आर द राइट्स टू कंज्यूमर्स, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो पहला हम देखते हैं क्या है, राइट टू सेफ्टी। द राइट टू सेफ्टी protects consumers against products, production processes and services which are hazardous to health or life. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें ऐसी चीज़ें यूज़ हुई हैं जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, उससे आपको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितनी भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं, अगर उनमें से ना सबके सबका अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। सारे मेडिसिन से लेकर एक भाई साहब हैंड सैनिटाइजर तक सब भाई साहब चेक होगा, और आपने कुछ भी इलीगल यूज़ किया तो आप पकड़े जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हमेशा ये होता रहता है। और ये जितने भी आपके ये दुकान हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, उसमें भी भाई साहब रेड्स पड़ती रहती हैं कि आपने कौन से प्रिस्क्रिप्शन, जैसे आपको अगर नींद की दवा चाहिए रहेगी तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। यू नो दैट राइट? वाई? बिकॉज पीपल कैन मेक सुसाइड अटेम्प्ट्स आफ्टर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पिल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको अधिकतर दवाओं के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। क्यों चाहिए भाई साहब? ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बनाया जिसके बनने में आपने जो चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो हैजार्डस हैं इन नेचर। ठीक है, आज की तारीख में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म क्या कोई प्रोडक्ट कैंसर क्रिएट कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं केमिकली जो लॉन्ग टर्म यूज में कैंसर क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट। ओके, द राइट टू सेफ्टी प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स अगेंस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू हेल्थ और लाइफ। तो आपने भाई साहब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चल रहा है ये कि आपने जो चीज़ बनाई है उसमें कोई कार्सिनोजन एलिमेंट है क्या। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जिनको आप बहुत दिनों तक अगर आप यूज़ करते हो तो कैंसर डेवलप हो सकता है, कैंसरस सेल्स डेवलप हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कार्सिनोजन चीज़ों से बनी हुई होती हैं, तो ऐसा कुछ है क्या, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर यूज करेगा तो कंपनी तो बैन हो ही जाएगी, प्लस हैवी फाइन्स इम्पोज हो जाएंगे। इट कंसिडर्स कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म, अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या उसमें, जैसे अगर आप देखोगे कंप्यूटर्स जो आज की तारीख में बन रहे हैं या मोबाइल्स जो आज की तारीख में बन रहे हैं, उसमें एक नया फीचर आया हुआ है क्या, जो आपका स्क्रीन है, स्क्रीन गार्ड्स हैं कि नहीं, मतलब आपके आईज में इफेक्ट ना आए। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट। ठीक है, मतलब कम से कम आपके कंप्यूटर में ये फीचर होना ही चाहिए कि आप लाइट को कम कर सकें। ठीक है, या आपके अगर मोबाइल में ये फीचर ही नहीं है कि आप लाइट को कम कर सके या सेफ्टी मोड पे ले जा सके, तो आपके ऊपर केस बन जाएगा भाई साहब। ठीक है, मतलब आप लॉन्ग टर्म अगर कोई यूज़ करेगा वो अंधा ही हो जाएगा ना भाई साहब। ठीक है, सो ऐसी सारी चीज़ें हैं। आप देखोगे जब आप ईयरफोन से गाने सुन रहे होगे या कुछ भी सुन रहे होगे तो आपको एक सेफ्टी लिमिट आता है ना,
यू आर क्रॉसिंग द सेफ्टी लिमिट, तो आपको उसमें क्लिक करोगे तभी जाकर उसके ऊपर जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे, है ना। तो वो आपको कंप्यूटर में ऐसे या मोबाइल में आपके ऐसे प्रॉम्प्ट आते रहेंगे, यू आर क्रॉसिंग द सेफ्टी लिमिट, ठीक है। डेसिबल लेवल के सेफ्टी लिमिट को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो हो सकता है आपके ईयर डैमेज हो, ठीक है, ऐसा आपको वार्निंग आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपके इनबिल्ट सिस्टम्स में होनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे भाई साहब आपका मोबाइल हो, ताकि कस्टमर को अंदेशा होगा कि लॉन्ग टर्म यूज अगर वो करेगा तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आ ही सकता है ना। ओके, इट कंसिडर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ, ठीक है। तो अपना लाइफ और हेल्थ को इसको फुल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी मिलना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड with adequate information about all aspects of goods and services। कंज्यूमर को भाई साहब प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स एंड सर्विसेज के उसको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्राइस, प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नेम्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, कंटेंट्स यूज्ड, बैच नंबर इफ एनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट, यूजुअल मैनुअल, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, ये सारा चीज भाई साहब इसको होना चाहिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू रिप्रेजेंट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भाई साहब क्या करता है, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर द कंज्यूमर फोरम। तो ये एक एक्ट है बेसिकली, और ये सॉरी, तो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप अपने साथ हुए किसी भी कंज्यूमर गुड या सर्विसेज के रिलेटेड कोई भी मैल प्रैक्टिस या मिस इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के अगर आप शिकार हुए हैं तो उसको आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ एनी ऑफ द फ्रॉडुलेंट मीन्स or any malpractices that were adopted or any misleading information that was provided to you when you actually bought the product, you can file a case in consumer as per Consumer Protection Act, ठीक है, और आप लीगली इसको क्लेम कर सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो कंज्यूमर, हम देखो कंज्यूमर फोरम तो नहीं बना सकते, लेकिन क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना सकते हैं, इस एक्ट के तहत लोग इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है, ओके। राइट टू चूज, the choices available to consumers across the basket of goods and services have multiplied over time। अभी भाई साहब लोगों के पास पैसे आ रहे हैं और मार्केट भाई साहब गुड्स एंड सर्विसेज से खचाखच भरा हुआ है, सबको सही प्रोडक्ट चाहिए, सही टाइम पे चाहिए और सही अमाउंट पे भी चाहिए। सो पीपल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। किसी भी चीज को आप खरीदने जाओ आज की तारीख में, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। तो जितना ऑप्शन होगा उतना अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं और कभी कभी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है दो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, ए और बी, दोनों के प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट फीचर्स सेम है, अभी बी वाला क्या कर रहा है, अरे नहीं उसमें नहीं है हमारे पास है, ऐसा कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप तक अगर पहुंचाने की कोशिश करे, सो यू कैन बिकम अ विक्टिम, ठीक है, ओके। So choices available to consumer across the basket of goods and services, okay, according to the right to choose, consumer should be given full freedom to choose an article as per his requirement, liking and purchasing capacity। तो इसका full freedom होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। Right to be heard, according to the right to be heard, consumers have opportunity to voice their complaints to the consumer forum। तो ये भाई साहब कंज्यूमर फोरम में अपना कंप्लेंट फाइल करें, ये राइट इनको मिलना चाहिए, they should be having this right। Nowadays, consumers can file online complaints through portal or mobile applications। आप भाई साहब वेबसाइट पोर्टल में जाकर या मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगर मुझे बाय कोर्ट ऑफ लॉ अगर जाना पड़े तो मुझे किसी वकील को ही हायर करना पड़ेगा, उसमें और पैसा डालो। आपको मालूम है आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आपको केस लड़ना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वकील को हायर करें। आप अगर मतलब लॉ के बारे में अच्छा खासा जानते हैं, यू योरसेल्फ कैन फाइट योर केस, ठीक है। तो आपके आर्ग्यूमेंट्स को रिलेटेड होने चाहिए, तथ्यों पे बेस्ड होने चाहिए, आपके आर्ग्यूमेंट फैक्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है।
Nowadays, consumers can file online complaints to portal or mobile applications. Every business organization should listen to and solve the complaints of consumers. Right to consumer education. Every consumer has the right to know about the consumer rights and solutions to his problems. The right to consumer education creates consumer awareness. तो ये भाई साहब consumer awareness बढ़ाता है. ठीक है? Are we clear on this one, people? ठीक है? Okay. An aware consumer can make rational choice of goods and services. तो जो aware consumer होता है वो एक rational choice बनाता है goods and services का. भाई जो अनपढ़ गवार रहेगा, जिसको मालूम ही नहीं रहेगा, वो फंसेगा, है ना? तो एक aware consumer will make rational choices. He can also protect his rights and interests from the exploitation by dishonest businessmen. Thus, consumer education becomes a priority concern. Right against spurious goods. The right against spurious goods is a right against the marketing of goods which are hazardous to health, spurious, fake, bogus, and pose a danger to life. ठीक है? The right against spurious goods is a right against the marketing of goods which are hazardous to health. तो ऐसे goods जिसकी मार्केटिंग हो रही है जो hazardous है हेल्थ के लिए, ठीक है? Spurious, fakes, bogus, and pose a danger to life. फेक, बोगस ऐसे भी जितने भी हैं जो आपके लाइफ के लिए डेंजरस हैं, उसके अगेंस्ट में भी आपका राइट टू अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स हैं. ठीक है? राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस. अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस मतलब झोल झाल से आप बिजनेस चला रहे हैं, झोल झाल से आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है? तो ये अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जिसके आप विक्टिम या शिकार हो सकते हैं. ठीक है? सो यू माइट बिकम अ विक्टिम. According to this right, all consumers are protected against unfair business practices such as black marketing. Black marketing होती है, ठीक है? Profiteering, making unfair profits, faulty weights and measures, exorbitant prices, adulteration, etc. ठीक है? तो black marketing मतलब समझते हैं? Black marketing मतलब क्या? मतलब हाँ? अभी तो बंद हो गया है क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है. आज तो मतलब ब्लैक मार्केट से लेने की मतलब क्या है कि प्रोडक्ट नहीं है ऐसा फैला देना, फिर लोग अफरा तफरी मचाएंगे, फिर ज्यादा दाम पे उसको बेचो, इसको बोलते हैं अपन ब्लैक मार्केटिंग. ठीक है? और फिर क्या है वैसा प्रॉफिटियरिंग, मेकिंग अनफेयर प्रॉफिट्स. मतलब झोल झाल तरीकों से जब आप प्रॉफिट्स बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं मेकिंग अनफेयर प्रॉफिट्स. ठीक है? फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स. आपने भाई साहब जो वेट्स एंड मेजर्स रखे हुए हैं वो फॉल्टी हैं. दे आर बेसिकली फॉल्टी, मतलब वे ज्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं और पैसा उतना लगा रहे हैं. ठीक है? एक्सॉर्बिएंट प्राइसेस, जैसे आपका रियल एस्टेट के चलते वैसे सब नवी मुंबई में, जैसे मैंने आपको बताया कामोटे जैसे एरिया में जो आज से 15 साल पहले आपको 9 लाख में 2 BHK मिलता था, आज आपको हाफ RK भी नहीं मिलेगा, है ना? सो एक्सॉर्बिएंट हो गई है प्राइसेस, धनाधन बढ़ी है. ठीक है? और क्या है? अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन मतलब चीजों में मिलावट. ठीक है? चीजों में मिलावट करना, ये आपका हो गया भाई साहब. राइट टू रिड्रेस. ओनली फाइलिंग अ कंप्लेंट इज नॉट एनफ टू गेट जस्टिस, सो राइट टू रिड्रेस इंप्लाइज फेयर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर क्लेम्स. मतलब क्या है? कंज्यूमर कोर्ट में आप क्लेम कर रहे हैं, आप केस फाइल कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या फिर फायदा हुआ? ठीक है? सो देयर हैज टू बी अ सेटलमेंट, फेयर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर क्लेम्स. ये भी होना चाहिए, तभी जाकर भाई साहब सारी चीजें सुव्यवस्थित रूप से चलेंगी. ठीक है? कितने बजे तक क्लास था आपका? 7:30 तक था, मतलब अभी घर जाने का टाइम हो गया है. द राइट एनेबल्स द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर और रिप्लेसमेंट और कॉम्पनसेशन फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड फॉर पुअर सर्विसेज. आप सोचिए भाई साहब, अमेजन में आपको जो ऑप्शन मिलता है चीजों को वापस देने का, ये क्यों मिल रहा है? वाई? क्योंकि आप कंज्यूमर का हाँ, तो क्यों गलत प्रोडक्ट आएगा? देखो, क्या ये राइट आपको दुकान से खरीदी हुई प्रोडक्ट पे मिलेगी? देख के ले रहे हैं आप. ठीक है? ये भाई साहब आप एक पिक्चर देख के उसको ले रहे हो, तो क्या ही मिलेगा पता नहीं, हो सकता है वही चीज आए या ऐसा हो सकता है कुछ फ्रॉडलेंट चीज आए. तो आपको भाई साहब वापस करने का राइट दिया गया, प्रावधान है, आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है? दिस हैज टू बी गिवन, अदरवाइज कंज्यूमर कंप्लेंट्स इतने ज्यादा आएंगे कि भाई साहब आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी. सो अमेजन हैज टू प्रोवाइड दिस कि भाई साहब अगर कंज्यूमर को जो आपने प्रॉमिस किया वो नहीं मिला या उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट नहीं हुआ, ही हैज द राइट टू बेसिकली रिटर्न द प्रोडक्ट. ठीक है? ओके. सो जो चीज आप देख कर ले रहे हैं उसकी क्या, तो आप अगर कोई बाकायदा किसी शॉप में जाते हैं, कोई जूता खरीदते हैं, आपने देख ताक कर लिया, चल के देखा, मतलब पहन के देखा, उसके बाद आपको रिटर्न करने का हक नहीं बनता है ना. दुकानदार भी बोले तो क्या कर रहे थे इतने देर तक. ठीक है? दूसरे दिन अगर आप उसको वापस देने जाएंगे तो वो यही बोलेगा भाई साहब क्या कर रहे थे आप, तो आधे घंटे कल बैठे हुए थे भाई साहब.
लेकिन ये चीज़ आप Amazon फ्लिपकार्ट से परचेज की हुई चीज़ों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं और कोई मिसफिट हो गया या भाई साहब जो प्रोडक्ट आपने देखा था उस तरीके का नहीं मिला, देन यू हैव द राइट टू बेसिकली रिटर्न द प्रोडक्ट. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके. Right to healthy environment. All consumers have the right to healthy and clean environment in present as well as future. तो इस राइट के तहत भाई साहब हर एक कंज्यूमर का एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट पे हक बनता है. ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल. राइट, सो पीपल वी वर डूइंग mechanical properties of fluids, and mechanical properties of fluids we have this a question out here and we will see how to do this. So एक ऐसा सवाल है जो पहले आ चुका है. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर ईच फॉलिंग डाउन विद अ टर्मिनल वेलोसिटी. तो देयर आर बेसिकली, सो लेट्स से लेट रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप, स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस फॉलिंग डाउन विद अ टर्मिनल वेलोसिटी. इट इज अ स्मॉलर ड्रॉप b r, small r, ठीक है, okay, with a terminal velocity given here is 5 centimeter per second. Coalescence means that they are basically combining to form a bigger drop. ठीक है, so let radius of the bigger drop be r. Okay, now obviously 8 small raindrops are combined to form a bigger drop. So volume of the bigger drop, we can say that volume of the bigger drop, this is going to be equal to 8 into volume of one smaller drop. Okay, so volume of the bigger drop, that is going to be how much? 4 by 3 pi r cube. This is going to be 8 into 4 by 3 pi r cube. Okay, so let's do this here. So here what happens is 4 by 3 gets cancelled with 4 by 3, pi gets cancelled with pi. So here we have r cube is equal to 8 r cube, taking cube root on both sides, of both sides, we have here r is equal to 2r. Okay, so r will be equal to 2r. Now find the terminal velocity of the bigger drop. Now we have seen in the previous lectures about the calculation of terminal velocity. So terminal velocity is equal to 2 by 9, that will be r square sigma minus rho into g upon coefficient of viscosity. ठीक है? Okay, so now let's say smaller drops, terminal velocity, let's say we have here 2 by 9 r square rho minus sigma into g upon coefficient of viscosity. And let's say for bigger drop, what will be the terminal velocity? Let's say we have a capital V, here we are taking small v, and this will be equal to 2 by 9 the capital R ka square, and then we have coefficient of viscosity, density difference upon coefficient of viscosity into g. So if we happen to do a capital V by small v, this will be equal to 2 by 9 R square sigma minus rho g upon coefficient of viscosity upon 2 by 9 r square sigma minus rho g upon coefficient of viscosity. This gets cancelled, g and g gets cancelled, this also gets cancelled. So here we have capital V upon small v is equal to r square by r square, small r square. So we have capital V is equal to capital R square upon small r square into small v. Okay, so we already have established, actually we don't even need this 1 millimeter information. This information, that small r, here we have small r is equal to 1 millimeter, it's actually not required because we have already established r is equal to 2r, so both will get cancelled. So here we have v is equal to
2r and its square upon r square into v. So that's going to be 4r square upon r square into v. These two r squares get cancelled. So 4 into v, that's how much the velocity is given as 5 centimeter per second. This is going to be how much? 20 centimeter per second. So the bigger drop will have a velocity of 20 centimeter per second. That's how we are going to do this. Okay, let's switch on to the next one, people. Show that if n equal raindrops falling through air with equal steady velocity. Now what do we exactly mean by steady velocity? It means nothing but terminal velocity. Please decode what is given first. Of 10 centimeter per second, again a very much similar problem. It's just here the facts and figures are not given, it's just n. So again we can say that volume, so let's say let r be the radius of the smaller drop. Let r be the radius of the smaller drop and capital R be the radius of the bigger drop. Capital R be the radius of the bigger drop. So volume of the bigger drop, volume of the bigger drop is equal to, if n equal raindrops falling through air, okay, the resultant drop attains a new terminal velocity with equal steady velocity quiescence. Quiescence means again combine. So this will be equal to volume of the bigger drop is equal to volume. So here it will be n into volume of a smaller drop. So here we have how much? 4 by 3 pi r cube is equal to n into 4 by 3 pi r cube of a smaller drop. Okay, so 4 by 3 gets cancelled with 4 by 3, pi or pi gets cancelled. So r cube is equal to n r cube. So taking cube roots on both sides, taking cube roots on both sides. Taking cube roots on both sides, we have r is equal to n raised to 1 by 3 r. So this will be the radius. R is equal to n raised to 1 by 3 r. Okay. The resultant drop. Okay. Now we will talk about again the same formula here. Okay. So velocity, terminal velocity of bigger drop. This will be how much? This will be equal to 2 by 9 again. 2 by 9 r square density difference into g upon coefficient of viscosity, and smaller drop 2 by 9 r square density difference into g upon coefficient of viscosity. So if we do a capital V upon small v, it will be 2 by 9 r square density difference to g upon coefficient of viscosity, 2 by 9 r square density difference into g upon coefficient of viscosity. All of these get cancelled along with coefficient of viscosity. So we have V by V is equal to r square by r square. So V is equal to, capital V is equal to V square by r square into V. Okay, so sorry, r square. Okay, and we have seen that I am making a mistake here. So this will be r square. Capital V here is 2 by 9 capital R square, and small v here is small r square. Okay, so we have capital V by small v, that will be equal to r square by small r square. So V will be equal to r square by r square into V. So r square will be equal to n raised to 1 by 3 r square upon r square into V. So this will be how much?
n2 by 3 r square by r square into v, and v here is, small v here is 10 centimeter per second, so this will be 10 centimeter per second. Here r square get cancelled, so capital V will be 10 n2 by 3 centimeter per second, hence proved 10 n2 by 3 centimeter per second. Okay, let's move on to the next one. Okay, here we have a sphere which is dropped under gravity through a fluid of viscosity. Taking the average acceleration as half of the initial acceleration, show that the time taken to attain the terminal velocity is independent of the fluid density. So let's take this scenario here. Let's say this is the fluid height and a sphere is dropped here. So when the sphere is dropped, let's say it takes time t to reach here. So let's say it is taking time t to reach here. So this is basically time t taken. Okay, now when the sphere is here, okay, it is being acted upon at the top position A, and let's say it attains terminal velocity at position B. So when you attain terminal velocity, obviously your acceleration has become 0. At this point, the acceleration will become 0. Okay, the acceleration will become 0. And what are the forces acting here? Obviously, what will be the equation here? The viscous force plus the upthrust that will be acting will be equal to the weight of the body. Okay, and that's the reason acceleration will be 0. Here, there will be an acceleration. We have to calculate that. And what are the forces? And if there is an acceleration, there has to be an unbalanced force. So obviously your W and F, W is greater than F. Here you are not, sorry, upthrust. Here you are not, see, the viscous drag will be applicable only when the fluid and when the solid enters the system of the fluid. Here the solid has not completely entered the system. So here it will only be acted upon by the upthrust. And the difference between these two will give the magnitude of the balanced force, unbalanced force. And that unbalanced force is going to give us the acceleration. So first let's calculate this. Initial acceleration. So what are we trying to calculate, people? Initial acceleration. Now initial acceleration will be the resultant force acting on the body. Resultant force acting on the body will be its weight minus the upthrust acting on it. Weight minus upthrust acting on it. Okay, so resultant force F will be equal to, let's say resultant force Fr will be equal to weight minus upthrust. So this will be how much? M into A, acceleration produced, weight, that will be mg, minus upthrust, that is volume, into rho of, sorry, this will be volume of the solid, rho into g, volume of the solid, rho into g. So that's going to be rho into g. This m is basically what? Density into volume. So density of the solid into volume of the solid. So that's going to be how much density of the solid, this g minus so let's make some assumptions here, otherwise we'll get confused. Let rho be density of liquid, let sigma be density of solid, okay. So here we have mass of solid will be volume of solid into density of solid into g. This is upthrust, that is volume of solid upon into volume density of liquid into g, and this is basically what? Ma, that is acceleration. M again here will be volume of solid into density of solid into A. So here A will be equal to Vg minus rho upon V. So what is the acceleration going to be? Acceleration is going to be G density of solid minus density of liquid upon density of solid. Density of solid minus density of liquid upon density of solid. Okay. Now let's calculate this. So now here this is the acceleration at the start. So what will be the average acceleration? The average acceleration is going to be how much? A plus 0 by 2, that is half A. That is going to be half A. A plus 0 by 2, that is going to be half A. That is going to be the average acceleration. Taking the average acceleration as half of the initial acceleration, it's given as well. Now we will have to basically, now here
here initial velocity is going to be 0, here the velocity is going to be the terminal velocity, the time elapsed is t. So if we write v is equal to u plus at, so we can write here v is equal to 0 plus at. Okay, so t will be equal to v by a. Now let's talk about the terminal velocity here. We know terminal velocity is 2 by 9 r square density of solid minus density of liquid into g upon coefficient of viscosity of the liquid upon a. Now a here is average acceleration. So what will be the average acceleration here? A, we have calculated g, this minus this upon this, so this will be 2. So this is the average acceleration A. Okay, this is what we have to put down here as g, then we have density of solid minus density of liquid upon twice density of solid. So here we get cancelled, these two get cancelled, we have here the 2 and 2 also gets cancelled, so r square, so this will be the time taken, this will be the time taken. As you could, sorry, this is how does the 2 get cancelled? 2 goes up, 2 goes up and down, this 2 goes up and down, we are left with a 9. Okay, so this is the time taken, 2 r square 9, and this comes, okay, this also goes up. I'm so sorry, I'm so sorry, so sorry, so sorry. So basically here the time will be, why is this cut? So this will be going up, so that is 2 density of solid r square upon 9 rho, 2 density of solid r square upon 9 rho. Okay, so this is going to be the time taken. Now if you look at it very carefully, okay, we do not have anything show that the time taken to attain the terminal velocity is independent of fluid density. It is basically independent of fluid density. It has got no correlation to rho, which is the fluid density. So this is hence proved. Okay.